बच्चों, आज हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन करने के लिए ना सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर बनाया हुआ है। कंसीडर कर ले रहे हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और जैसे ही उस कंडक्टर को हमने किसी सेल के साथ कनेक्ट किया तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए वो पोटेंशियल डिफरेंस V है और सेल से कनेक्ट करने के बाद कंडक्टर के दोनों एंड पर सेल के जो टर्मिनल्स हैं उनके चार्जेस टर्मिनेट हो जाएंगे। तो एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट होगा और दूसरे एंड पर नेगेटिव। इसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है और इन चार्जेस की वजह से कंडक्टर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो सबसे पहले आपको सेल लगाना होगा, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसके बाद कंडक्टर के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, एक एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होंगे। उसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है और हमने यहाँ लेट कर लिया कि वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो Vd है और कंडक्टर का लेंथ हमने लेट किया है कि L है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। उस करंट को हमने ले लिया, कंसीडर कर लिया कि I। तो ओम्स लॉ में आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन डेवलप किया जाता है V इज इक्वल टू IR। तो सीधे तौर पर बाकी चीज़ों से यहाँ मतलब नहीं है, V और I का रिलेशन ही ओम्स लॉ इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। आप जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट में E इज इक्वल टू V/L लिखा जा सकता है। एक्चुअली इस फार्मूले में माइनस होता है, लेकिन हम इस फार्मूले को स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि माइनस केवल डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और L कंडक्टर का लेंथ है। E इज इक्वल टू V/L स्केलर फॉर्म में हमने लिखा है। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V इज इक्वल टू E इंटू L हो जाएगा, इक्वेशन 1। उसके बाद इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। तो आप जानते हैं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने के कारण, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आप जानते हैं ANEVD होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। A कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, N इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी यानी कि यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो पहले ये रिलेशन लिखा, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला भी आप जानते हैं E/τ/m लिखा जा सकता है। तो VD की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अगर, तो I इज इक्वल टू ANEV, VD की जगह हो जाएगा E/τ/m। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। I इज इक्वल टू ANE² E/τ/m हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया 2। अब आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो V/I, ओम्स लॉ में V और I का ही रेशियो निकालना होता है। तो V/I कितना हो जाएगा, EL डिवाइड करने पे पता चल जाएगा ANE² E/τ/m हो जाएगा। तो यहाँ पर हम E को कट कर सकते हैं और M ऊपर चला जाएगा। तो V/I इज इक्वल टू LM अपॉन ANE² टाउ हो जाएगा। अब इतना फार्मूला डिराइव करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ हैं, कंडक्टर का लेंथ, इलेक्ट्रॉन का मास, क्रॉस सेक्शन एरिया, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और यहाँ जो टाउ है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट होंगे। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट होंगे और इसी कांस्टेंट को ओम ने R सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। तो R इज इक्वल टू LM अपॉन ANE² टाउ हो जाएगा। तो अब इस R की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे तो V/I इज इक्वल टू R हो जाएगा। यही है ओम्स लॉ। तो इस तरह से आप ओम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं और ये फार्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब रेजिस्टेंस
जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी इसकी वैल्यू को R लिखा जा सकता है। थैंक यू।